तो रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है शक्ति के 48 नियम, और ये कह सकते हैं सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसानी फितरत और ताकत के खेल का एक आईना है। आज हम इसी विवादास्पद गाइड की कुछ सबसे असरदार रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस किताब की पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए मैकियावेली का ये एक विचार ही काफी है। ये हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं, सिर्फ नतीजों पर ध्यान दिया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। तो इन रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। अनकहे नियम, प्रतिष्ठा की रक्षा, प्रतिद्वंदियों से निपटना और हाँ, लंबी अवधि की सोच। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हम सब, चाहे माने या ना माने, हर वक्त एक सामाजिक खेल का हिस्सा होते हैं और इस खेल के कुछ अनकहे नियम हैं। मतलब ये कोई मॉरल साइंस का चैप्टर नहीं है। बात यह है कि दुनिया असल में चलती कैसे है ये समझना जरूरी है। जो इन नियमों को नहीं समझता वो अक्सर उन लोगों का शिकार बन जाता है जो समझते हैं। तो ये नैतिकता की नहीं बल्कि असरदार होने की बात है। पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। जब लोग चल के आपके पास आते हैं तो आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं, लेकिन जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो अपनी ताकत खो देते हैं। इसके लिए वास्तुकार ब्रुनेलेस्की की कहानी से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई होगा। उसे अपने एक कॉम्पिटिटर के साथ काम दिया गया था। बिल्कुल सही मौके पर उसने बीमार होने का नाटक किया और नतीजा, सबको समझ आ गया कि उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। उसने एक ऐसी जरूरत पैदा की जिसे सिर्फ वही पूरा कर सकता था और फिर शहर के अधिकारियों को मजबूर होकर उसकी शर्तों पर उसके पास आना पड़ा। और ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी रणनीति को बस एक नजर में समझा देती है। एक ताकतवर शिकारी पीछा नहीं करता, वो सही चारा डालकर बस इंतजार करता है। दूसरों को अपनी तरफ खींचने की कला उनका पीछा करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए अब आते हैं दूसरी थीम पर, जो है प्रतिष्ठा। देखिए, ताकत के इस खेल में कोई असल में क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि लोग उसे क्या समझते हैं। किसी की प्रतिष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। ये नियम कहता है कि किसी की प्रतिष्ठा उसके कमरे में घुसने से पहले ही वहां पहुंच जाती है। एक मजबूत प्रतिष्ठा बिना एक शब्द कहे लड़ाइयां जीत सकती है, लेकिन अगर ये एक बार चली गई तो इंसान किसी भी हमले के लिए खुला हो जाता है। मीत्सु हिसिया की कहानी बताती है कि प्रतिष्ठा कितनी नाजुक चीज है। सोचिए, जब तक वो शासक का चहेता था तब तक नियम तोड़ने पर भी उसकी तारीफ हुई, लेकिन जैसे ही शासक की नजर बदली, उसी एक काम को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सबक यह है कि आपके काम नहीं बल्कि ताकतवर इंसान की नजर तय करती है कि आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी। और ये जो लाइमलाइट वाली तस्वीर है, ये एक बहुत जरूरी बात बताती है। ये दिखाती है कि प्रतिष्ठा को बनाने और संभालने की जरूरत होती है। अगर कोई लोगों की नजरों में नहीं है तो उसका होना या ना होना एक बराबर है। सुर्खियों में रहना सीखना पड़ता है। और बाल्टासार ग्रीशन का ये विचार तो जैसे इस बात पर मोहर ही लगा देता है। अपनी प्रतिष्ठा को कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कारीगर की तरह तराशना पड़ता है और हर कीमत पर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। लेकिन एक अच्छी प्रतिष्ठा भी दुश्मनों से नहीं बचा सकती है ना। तो अब हम किताब के कुछ सबसे सख्त, सबसे कठोर नियमों पर आते हैं जो बताते हैं कि दुश्मनों और मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। तो सवाल ये उठता है कि किसी परेशानी की जड़ से बात करना ज्यादा असरदार है या फिर उसे जड़ से ही हटा देना। किताब का तर्क है कि कुछ दुश्मन या समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता और उन्हें खत्म करना ही एकमात्र उपाय होता है। और जब ऐसे सख्त फैसले लेने पड़े तो ये नियम काम आता है। मतलब मुश्किल काम किसी और से करवाओ ताकि अपनी सार्वजनिक छवि पर कोई दाग न लगे। हमेशा अच्छा और निष्पक्ष दिखना है, भले ही पर्दे के पीछे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। और यहीं से बलि का बकरा यानी स्केपगोट का आइडिया आता है। देखिए, जब कुछ गलत होता है ना तो लोग किसी को तो जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। एक चतुर लीडर जनता के गुस्से को किसी और की तरफ मोड़ देता है ताकि वो खुद साफ बच निकले। जनरल चाओ चाओ की कहानी इस रणनीति का एक, कह सकते हैं, बहुत ही क्रूर उदाहरण है। जब उसकी सेना में राशन की कमी से बगावत होने वाली थी तो उसने गलती मानने के बजाय सारा दोष अपने रसद प्रमुख पर डाल दिया और उसे मौत की सजा दे दी। सैनिकों को उनका गुनहगार मिल गया, विद्रोह टल गया और चाओ चाओ की छवि बेदाग बनी रही। और ये जो कोट है, ये बलि के बकरे वाली रणनीति के पीछे की जो ठंडी कड़वी सच्चाई है ना, उसे साफ साफ बताता है।
प्रतिष्ठा इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि लोग आपको क्या करते हुए देखते हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखिए, ताकत पाना एक बात है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना वो बिल्कुल अलग खेल है। इसके लिए दूर की सोच और सही समय की समझ की जरूरत होती है। ये नियम कहता है कि अगर लोग किसी के अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं तो असल ताकत उनके हाथ में चली जाती है। लेकिन अगर किसी का व्यवहार अप्रत्याशित हो, जिसका कोई पैटर्न ना हो, तो लोग हमेशा उलझन और थोड़े डर में रहेंगे और कंट्रोल उसके पास रहेगा। इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण पाब्लो पिकासो का है। वो जानबूझकर अपने आर्ट डीलर को अपने इरादों को लेकर उलझन में रखते थे। इससे क्या हुआ? डीलर कभी भी उन पर हावी नहीं हो पाया। कभी कभी जानबूझकर मनमर्जी से काम करना आपको कंट्रोल में रखता है, जबकि एक जैसा व्यवहार कमजोर बना देता है। ये तस्वीर एक चक्रवात की, ये अप्रत्याशित होने की ताकत को दिखाती है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति बन जाना जिसके बारे में कोई अंदाजा ही ना लगा सके, ये किसी को भी लगभग अजेय बना देता है। और आखिर में समय की कला में महारत हासिल करना सबसे जरूरी है। किताब 3 तरह के समय की बात करती है। पहला है दीर्घकाल, मतलब बड़े बदलावों को समझना और सही मौके का इंतजार करने का धैर्य रखना। दूसरा है बाध्य समय, मतलब अपने प्रतिद्वंदी पर दबाव डालकर उसे जल्दबाजी में गलती करने पर मजबूर करना। और तीसरा है अंतिम समय, जब इंतजार खत्म हो और पूरी ताकत से हमला करने का सही पल आ जाए। इन तीनों में बैलेंस साधना ही असली महारत है। तो ये सारी रणनीतियां हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। शक्ति हासिल करने के इस खेल में एक इंसान क्या खोता है और क्या पाता है? इस रास्ते पर चलकर जो ताकत मिलती है, उसकी असली नैतिक और व्यक्तिगत कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद खोजना होगा।